हेलो एंड गुड इवनिंग आप सभी को। आज का जो ये लेक्चर होगा वो एस ब्लॉक आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। एस ब्लॉक जैसे कि आप जानते भी हैं, एस और पी कंबाइन करके हम मेन ग्रुप के अंदर पढ़ते हैं और मेन ग्रुप के काफ़ी सारे सवाल देखे गए हैं प्रीवियस ईयर में भी, और आगे आने वाले पेपर में भी चांसेस हैं कि काफ़ी सारे सवाल आप लोग मेन ग्रुप के देखेंगे। तो आज हम मेन ग्रुप का पहला पोर्शन यानी कि एस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। एस ब्लॉक की अगर बात करें, जैसा कि हम हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में करते हैं, सबसे पहले ये बात करेंगे इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है। एस ब्लॉक की अगर पढ़ने की बात करें तो इसे दो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जनरल कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद ब्लॉक वाइज भी एस ब्लॉक को स्टडी करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, दो पार्ट्स में क्यों पढ़ रहे हैं, इसके अपने कारण है। सबसे पहले जो हम जनरल कंसेप्ट्स को देखेंगे, यहां से हमारा 80 to 85% सवाल कवर हो जाएंगे। जो एस ब्लॉक के सवाल आते हैं वो जनरल कंसेप्ट से ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। नियर अबाउट 80 to 85% यहीं से ही सवाल पूछते हैं। इन जनरल कंसेप्ट्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम या क्या क्या सवाल होते हैं। सबसे पहले तो सवाल आता है कि काफी सारे मॉलिक्यूल दे देगा और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को समझने के लिए सबसे पहले तो हम इन फोर्सेस को पढ़ेंगे कि कौन सी फोर्सेस लगती हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में और कैसे कोई फोर्स बॉइलिंग पॉइंट को चेंज कर सकती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक के ट्रेंड्स के बारे में। ट्रेंड्स में क्या होगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लेटेस्ट एनर्जी के ट्रेंड्स को पढ़ेंगे हम, उनके थर्मल स्टेबिलिटी के ट्रेंड्स को पढ़ेंगे और सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड्स को, और लास्ट में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मूवमेंट के ट्रेंड्स को भी हम स्टडी करेंगे। तो जनरल कंसेप्ट में ये कुछ बातें पढ़ेंगे जहां से हमारे मैक्सिमम सवाल आते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर उठाओगे और देखोगे तो वहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे सवाल आपको सॉल्युबिलिटी के नजर आएंगे, थर्मल स्टेबिलिटी के या लेटेस्ट एनर्जी के बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो वो सारे सवाल इन जनरल कंसेप्ट से ही कवर हो जाएंगे। दूसरी तरफ अब कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग आते हैं। केमिकल रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी होती है या उसके नियर अबाउट ही कोई सवाल होता है। तो वो केमिकल रिएक्शन वाले सवालों को करने के लिए हम एस ब्लॉक को ब्लॉक वाइज भी पढ़ेंगे। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को अलग अलग से स्टडी भी करेंगे। सबसे पहले ग्रुप 1 यानी कि अल्कली मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उसके बाद ग्रुप 2 की भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं जिनकी रिएक्शन अक्सर देखी जाती है, उन कंपाउंड्स की रिएक्शन को भी एंड में स्टडी किया जाएगा, कैसे वो प्रिपेयर करते हैं और कैसे वो अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा एस ब्लॉक कवर किया जाएगा, जिसमें हमने ट्राई किया है कि मैक्सिमम सारे के सारे सवाल हम कवर कर सकें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक को पढ़ना। एस ब्लॉक में सबसे पहला टॉपिक, जैसा कि मैंने कहा था, जनरल कंसेप्ट का होगा और जनरल कंसेप्ट में सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे केमिकल फोर्सेस को। केमिकल फोर्सेस से यहां पर हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, सबसे पहले इस बात को मैं क्लियर कर दूं। केमिकल फोर्सेस कौन सी है जो यहां पर हम पढ़ेंगे। यहां पर जो केमिकल फोर्सेस होगी वो बेसिकली दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। मान लो मैंने यहां पर दो चार्जेस लिए Q1 एंड Q2, इन दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। और जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना हमने Q1 और Q2 की वैल्यू ली हुई है, इस वैल्यू पर डिपेंड करेगा। साइन पर तो डिपेंड करेगा ही, क्योंकि साइन से हमें पता लगेगा अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। उसके अलावा मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा कि कितना अट्रैक्शन या कितना रिपल्शन होगा। इसके अलावा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के। ये जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच में, इन चार्जेस के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ये एनर्जी। और R की ये कुछ एक रैंडम पावर N पे डिपेंड करता है और ये N की वैल्यू वेरी करती रहती है। अब ये जो एनर्जी है हम जानते हैं ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो इस डिस्टेंस के ही हिसाब से हमने क्या किया है, केमिकल फोर्सेस को अलग अलग पार्ट्स में बांटा है।
जैसे कि सबसे पहले पार्ट की अगर बात करूं तो सबसे पहला पार्ट है लॉन्ग रेंज फोर्सेस। लॉन्ग रेंज फोर्सेस में कौन सा इंटरैक्शन आता है? लॉन्ग रेंज फोर्सेस के अंदर जो इंटरैक्शन हम पढ़ते हैं वो होता है आयोनिक इंटरैक्शन। आयोनिक इंटरैक्शंस को स्टडी किया जाता है लॉन्ग रेंज फोर्सेस में। और आयोनिक इंटरैक्शन या कहूं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है? इसके अंदर आपके पास क्या होगा? दो कंप्लीट चार्जेस होंगे, एक हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होगा नेगेटिव। ये दो चार्जेस जब भी आपस में इंटरैक्ट करते हैं, दो कंप्लीट चार्जेस जब भी आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो जो इंटरैक्शन लगेगा उसी इंटरैक्शन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक इंटरैक्शन। अब इस इंटरैक्शन में अगर ध्यान दें तो दो कंप्लीट चार्जेस हैं और कंप्लीट चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है वो ठीक ठाक अमाउंट में होता है, उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है। तो यहां पर कंप्लीट चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने की वजह से जो आयनिक इंटरैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होती है। और अगर इंटरैक्शन बहुत स्ट्रांग है तो वो लंबी दूरी तक लगेगा। अगर मैं दो चार्जेस को, दो कंप्लीट चार्जेस को काफी सेपरेट भी कर दूं तब भी क्या होगा? उनके बीच में इंटरैक्शन लगता रहेगा। इसके बाद अगर बात करें मीडियम रेंज फोर्सेस, यानी कि वो फोर्सेस जो इतनी ज्यादा दूरी तक नहीं लगेंगी। मीडियम रेंज फोर्सेस के अंदर क्या क्या है हमारे पास? मीडियम रेंज फोर्सेस के अंदर दो तरह की इंटरैक्शन है। एक तो है आयन डाइपोल इंटरैक्शन और दूसरा होगा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ये दोनों मीडियम रेंज फोर्सेस के अंदर आती हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा ये मीडियम रेंज में क्यों आया? ये मीडियम रेंज में इसलिए आया बिकॉज जैसे आयन डाइपोल की अगर मैं यहां पे बात करूं तो आयन का मतलब क्या है? कंप्लीट चार्ज होगा। डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाइपोल आप जानते हैं, डाई का मतलब होता है दो पोल्स होंगे। दो पोल से मतलब क्या होगा? दो चार्जेस जो एक दूरी से सेपरेटेड हो। यहां पर देखो तो दो चार्जेस हैं, एक है डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव। डेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्शियल चार्ज को। पार्शियल चार्ज हम कब देखते हैं? जब हमारा बॉन्ड नहीं टूटेगा लेकिन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसी एक तरफ चली जाए। तो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ जाने की वजह से क्या होगा? यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी तो यहां पर क्या ग्रो होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो दो चार्जेस ग्रो हुए जो कि एक डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं डाइपोल। तो आयन डाइपोल जो ये इंटरैक्शन होगा एक आयन और डाइपोल के बीच में, ये इंटरैक्शन एक्चुअल में कंप्लीट चार्ज और एक पार्शियल चार्ज के बीच में होता है। और आप लोग जानते होंगे कि पार्शियल चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कंप्लीट से कम होता है। और अगर चार्ज का वैल्यू घटता है तो हमें पता है इंटरैक्शन भी क्या होगा? घटेगा। तो इंटरैक्शन घटने की वजह से कहां चला गया? मीडियम रेंज फोर्स के अंदर। सेम कहानी डाइपोल डाइपोल की है। डाइपोल में तो दोनों के दोनों क्या होंगे? पार्शियल चार्जेस होंगे। यहां पर जो इंटरैक्शन होगा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन में वो दो पार्शियल चार्जेस के बीच का इंटरैक्शन है। तो क्योंकि चार्जेस पार्शियल हैं इसीलिए इसे मीडियम रेंज में रखा गया। शॉर्ट रेंज फोर्सेस की अगर बात करें तो शॉर्ट रेंज फोर्सेस में कौन होगा? जो ज्यादा दूरी तक नहीं लग पाएंगी फोर्सेस। इसके अंदर कौन सा फोर्स आया? एक तो आया आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, एक तो आएगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल और दूसरा जो आएगा वो आएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। इंड्यूस्ड डाइपोल की बात हम आगे जाके इस लेक्चर में देखने भी वाले हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल होता क्या है? जब किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे आप चार्ज को इंड्यूस कराते हो, जब किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ आप किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हो तो वो चार्ज पार्टिकल नॉन पोलर को भी पोलराइज कर देता है। तो नॉन पोलर के ऊपर पोलैरिटी को इंड्यूस कराना ही क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल। तो यहां पर जो चार्ज होता है इंड्यूस्ड डाइपोल पे वो तो पार्शियल चार्जेस से भी कम होता है, परमानेंट डाइपोल पे जो चार्ज है उससे भी कम होता है। तो चार्ज का वैल्यू और कम कर दोगे तो फोर्स और वीक हो जाएगा, और अगर फोर्स और वीक है तो वो और भी कम डिस्टेंस तक लगेगा, वो लंबी दूरी तक लग ही नहीं पाएगा। तो इस तरह की फोर्सेस को कहां रखा? शॉर्ट रेंज के अंदर। इसके बाद अगर बात करें तो एक और फोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस के अंदर आती हैं लंदन फोर्सेस।
या फिर इसी का दूसरा नाम होता है डिस्पर्जन फोर्सेस, या फिर इसी का एक और नाम होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। यहां पर एक्चुअल में क्या है, दो इंड्यूस्ड डाइपोल ही होते हैं, एक तरह से दो बहुत ही कम चार्जेस के बीच बहुत वीक इंटरैक्शन लगता है। क्योंकि ये सबसे वीक इंटरैक्शन है, इसीलिए यहां पर क्या है, ये बहुत ही कम दूरी तक इंटरैक्शन लगेगा, इसीलिए इस इंटरैक्शन को हम पढ़ते हैं वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस के अंदर। तो एक्चुअल में ये मेरे पास केमिकल फोर्सेस चार तरह से डिवाइडेड है डिस्टेंस के बेसिस पे। अब इनमें से हमें किस फोर्स को पढ़ना है, इनमें से हमें पढ़ना है केवल वीक फोर्स को। अगर वीक फोर्सेस की बात करें तो हमें यहां पर सिर्फ वीक फोर्सेस को पढ़ना है। तो वीक फोर्सेस कौन सी होती हैं, इनकी अगर बात करें तो हमारे पास लॉन्ग रेंज को छोड़कर कौन सी फोर्स थी, एक तो थी मीडियम रेंज, दूसरा था शॉर्ट रेंज, और तीसरा था हमारे पास वेरी शॉर्ट रेंज। लॉन्ग रेंज को छोड़कर जितनी भी फोर्सेस हैं, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज, ये तीनों की तीनों फोर्सेस को कंबाइंड हम कहते हैं वीक फोर्स। इन्हीं वीक फोर्सेस को हमें पढ़ना है। कंफ्यूज मत करना, वीक फोर्सेस अलग होती है, वैन डर वाल फोर्सेस अलग होती है। इस चीज में कंफ्यूज मत होना, वीक फोर्सेस अलग है, वैन डर वाल फोर्सेस अलग है। वीक फोर्सेस में मीडियम रेंज फोर्सेस हैं, और मीडियम रेंज में अभी अभी देखा था आयन डाइपोल और डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है। शॉर्ट रेंज में देखा था आयन इंड्यूस्ड डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है। वेरी शॉर्ट में लंदन फोर्सेस थी। लेकिन वैन डर वाल फोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो वैन डर वाल फोर्सेस के लिए कभी भी कंप्लीट चार्ज नहीं हो सकता। वैन डर वाल फोर्सेस तब एक्ट करती हैं जब कंप्लीट चार्ज ना हो, और कंप्लीट चार्ज ना होने का मतलब क्या है कि आयन नहीं होना चाहिए। तो वैन डर वाल में कौन सी फोर्सेस होंगी, वैन डर वाल में हो सकती है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, क्योंकि डाइपोल डाइपोल में कभी भी कंप्लीट चार्ज नहीं आएगा। इसके अलावा इंटरैक्शन हो सकती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इसमें भी हमारे पास कोई कंप्लीट चार्ज नहीं है। और इसके अलावा हमारे पास हो सकती है लंदन फोर्सेस। तो यहां पर ये तीनों की तीनों फोर्सेस क्या हैं, वैन डर वाल फोर्सेस। तो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि वीक फोर्सेस और वैन डर वाल फोर्सेस बराबर नहीं है। वीक फोर्सेस के अंदर आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल आती है, लेकिन वैन डर वाल में आयन कभी आता ही नहीं, कंप्लीट चार्ज कभी भी नहीं आता। अब हमें सारी की सारी वीक फोर्सेस को पढ़ना है, और इसी के अंदर हमारी वैन डर वाल फोर्सेस भी क्या होंगी, कवर होती हुई जाएंगी। और इन्हीं वीक फोर्सेस को समझने के बाद हम इसी के मदद से बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को भी समझेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वैन डर वाल और वीक फोर्सेस में क्या डिफरेंस है। अब आगे इन वीक फोर्सेस को ही समझते हैं एक टेबल की मदद से। यह टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से प्रीवियस ईयर में काफी सवाल देखे जा चुके हैं। इस टेबल में एक्चुअल में हमने क्या किया है, इस चीज को अगर मैं बताऊं तो इस टेबल में हमने नेचर ऑफ फोर्स वर्सेस रिलेशन विद आर का ये टेबल है। कौन सा फोर्स आर की किस पावर के साथ वेरी करेगा। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया भी था आर की n पावर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी फोर्सेस। तो अब कौन सा फोर्स आर की किस पावर के साथ वेरी करेगा वो इस टेबल में आप लोगों को याद करना है। आयनिक इंटरैक्शन की अगर बात करें, लॉन्ग रेंज फोर्स था, ये r की पावर 1 के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। आयन डाइपोल की अगर बात करें तो ये r की पावर 2 के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डाइपोल डाइपोल मूवमेंट r की पावर 3 के साथ होगा। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल r की पावर 4 के साथ, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल r की पावर 6, और लंदन फोर्सेस भी क्या होगा 1/r की पावर 6 के साथ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये टेबल आप लोगों को याद होना ही चाहिए। अगर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और लंदन फोर्सेस की बात करें तो इन दोनों के ऊपर आपको प्रीवियस ईयर में सवाल मिल भी जाएंगे। प्रीवियस ईयर में इन दोनों के ऊपर सवाल आए भी हैं, और डायरेक्टली वो क्या करता है, रिलेशन पूछ लेता है आर की किस पावर के साथ वेरी करेगा नेचर ऑफ फोर्स। तो ये टेबल आप लोगों को याद होना बहुत जरूरी है।
अब आइए एक एक करते हैं और एग्जाम्पल्स की मदद से सभी फोर्सेस को समझते हैं और बेहतर तरीके से। सबसे पहला फोर्स जो हम यहां पर स्टडी करेंगे वो होगा आयन डाइपोल इंटरैक्शन। आयन डाइपोल इंटरैक्शन, जैसा कि आप जानते हैं, आयन का मतलब क्या है, कंप्लीट चार्ज होगा। कंप्लीट चार्ज वाला यहां पर क्या प्रेजेंट है, जैसे कि पहला केस अगर देखें तो एनायन प्रेजेंट है। अब एनायन के साथ हमने क्या लिखा हुआ है, एक पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, इसके ऊपर दो चार्जेस होंगे जो सेपरेट है एक डिस्टेंस से, यानी कि ये यहां पर किस फॉर्म में है, डाइपोल की फॉर्म में। तो एक तो एनायन है और दूसरा है डाइपोल। तो यहां पर इंटरैक्शन है एक कंप्लीट चार्ज और एक पार्शियल चार्ज के बीच। इस तरह के इंटरैक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। अब जब यहां पर मैंने एनायन रखा तो डाइपोल ने इंटरैक्ट किस एंड के साथ किया, पार्शियल पॉजिटिव एंड के साथ। क्यों किया, ये बात हम जानते ही हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा अपोजिट चार्जेस ही इंटरैक्ट करना चाहेंगे। जब हम कैटायन रखेंगे तब डाइपोल इंटरैक्ट करेगा किस चार्ज के साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ, ताकि अट्रैक्शन बढ़ सके। तो इस तरह का इंटरैक्शन जो कभी भी कंप्लीट चार्ज और एक डाइपोल के बीच में होता है, इस तरह के इंटरैक्शन को ही बोलते हैं हम आयन डाइपोल इंटरैक्शन। अब इस चीज को मुझे अप्लाई करना भी आना चाहिए। इस कंसेप्ट को मुझे कहां पर इस्तेमाल करना है, इस चीज का भी हमें पता होना चाहिए। तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसके एग्जांपल्स को समझेंगे कि हमें कहां-कहां केमिस्ट्री में आयन डाइपोल इंटरैक्शन देखने को मिलता है और कहां-कहां मुझे इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब एग्जांपल्स में इसी बात को अगर मैं समझाऊं आपको कि कहां-कहां आयन डाइपोल इंटरैक्शन होता है, तो सबसे पहला तो मैं एग्जांपल ये लेना चाहूंगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन कह लो या एग्जांपल कह लो, आयन डाइपोल इंटरैक्शन का होता है। एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने NaCl ले लिया, एक आयनिक सॉल्ट ले लिया। अब इस आयनिक सॉल्ट को मैं सॉल्युबल करना चाह रहा हूं पानी के अंदर, पानी के अंदर मैं इसे डिसॉल्व करना चाहता हूं। तो मुझे पता है जैसे ही मैं NaCl को वाटर के अंदर डालूंगा तो एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, सॉल्युबेशन। लेकिन क्योंकि यहां पर मुझे पता है कि मेरा सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो इसी प्रोसेस को वाटर के केस में हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन में क्या होता है, ये NaCl पानी में जाते ही टूटता है और टूट कर देता है Na+ आयन और Cl- आयन। अब ये Na+ और Cl- क्यों बने, सबसे पहले इस बात को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो Na+ और Cl- बनने का कारण है कि वाटर जो है वो पोलर नेचर का है। वाटर के अंदर क्या है, OH के बॉन्ड है और ऑक्सीजन पे हमें पता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जैसे ही ये Na+ ऑक्सीजन को दिखेगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस Na+ के साथ इंटरैक्ट करेगा और Na+ को अलग कर लेगा लैटिस से। दूसरी तरफ Cl- की अगर बात करें तो जैसे ही मैंने NaCl को पानी में डाला, इस Cl- को भी वाटर क्या करेगा, सराउंड करने लग जाएगा। लेकिन इस बार वाटर सराउंड करेगा अपने पॉजिटिव एंड के साथ, और पॉजिटिव एंड वाटर का क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मदद से Cl- को अट्रैक्ट करेगा। तो क्योंकि लैटिस के अंदर से अब आयंस टूटते जा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है। तो ये जो डिसोल्यूशन हुआ, ये जो यहां पर हाइड्रेशन हुआ, ये किस वजह से हुआ, क्योंकि दो चार्जेस, एक पार्शियल और एक कंप्लीट चार्ज आपस में इंटरैक्ट कर रहे थे। और यहां पर अगर इस इंटरैक्शन को हम नाम दें तो इस इंटरैक्शन को आप जानते हैं क्या कहते हैं, जो कंप्लीट चार्ज वाला है वो तो है आयन, और जो दो पार्शियल चार्ज सेपरेट हो गए एक डिस्टेंस से, इस चीज को बोलते हैं डाइपोल। तो यहां पर कौन सा इंटरैक्शन है, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। इस तरफ भी आप देखें तो आपको क्लियरली दिखेगा एक कंप्लीट चार्ज है यानी कि आयन है, और यहां पर दो चार्जेस एक दूरी से सेपरेट हो रखे हैं, ये क्या है, डाइपोल। तो यहां पर भी क्या है, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। तो ये आयन डाइपोल इंटरैक्शन ही है जो रिस्पॉन्सिबल है हर एक आयनिक क्रिस्टल को डिसॉल्व कराने के लिए। अगर ये आयन डाइपोल इंटरैक्शन ना होता तो हमारे क्रिस्टल्स, आयनिक क्रिस्टल्स डिसॉल्व भी ना हो पाते। तो इनके डिसोल्यूशन में हम इस एग्जांपल को यूज कर सकते हैं, आयन डाइपोल इंटरैक्शन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं
तो सेकंड एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं KHF2 का केस है। आप लोगों ने पढ़ा होगा KHF2 जो होता है, जैसे ही हम इसे वाटर में डालते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है और ये ब्रेक होकर देता है KF प्लस HF। और कुछ टाइम तक अगर इस सॉल्यूशन को छोड़ दोगे आप तो ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है K प्लस प्लस F माइनस प्लस HF2 माइनस के अंदर, और थोड़ा अमाउंट आपको वहां पर H प्लस का भी देखने को मिलेगा। KHF2 से ये जो हमें फाइनल प्रोडक्ट्स मिले, इन प्रोडक्ट के बनने में भी आयन डाइपोल इंटरैक्शन का एक रोल प्ले हुआ है। कैसे? सबसे पहले KHF2 ने टूटकर KF और HF दिया। अब अगर यहां पर KF की बात करें तो ये जो KF है ये तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो बिहेव करता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। लेकिन HF की बात करें तो HF क्या है? एक वीक एसिड, ये एक वीक एसिड है। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही यहां पर KHF2 को पानी में डालोगे तो KF मिलेगा, और ये KF क्या करेगा, फर्दर खुद को ब्रेक कर लेगा K प्लस और F माइनस में, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंप्लीटली खुद को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन HF की बात करें तो HF तो एक वीक एसिड है। HF अगर वीक है तो ये पार्शियली टूटेगा H प्लस और F माइनस में। पार्शियली टूटने का मतलब होता है कि हमारे पास HF भी होगा और F माइनस भी, और ये HF और F माइनस मिलकर क्या करते हैं, HF और F माइनस मिलकर ही यहां पर बना लेते हैं HF2 माइनस। ये जो HF2 माइनस बना, इसके बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आयन डाइपोल इंटरैक्शन। कैसे रिस्पॉन्सिबल है इस बात को समझो। यहां पर ये HF2 माइनस कैसे बना है, जब एक F माइनस HF मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तभी यहां पर क्या बना है, HF2 माइनस। तो F माइनस HF के साथ इंटरैक्ट कैसे किया होगा? HF की अगर बात करें तो आप लोग जानते हैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो फ्लोरीन तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा और खुद पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज लाएगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो इसने क्या किया, इस F माइनस के साथ इंटरैक्ट कर लिया, और ये F माइनस क्या है, एक आयन है, और यहां पर ये देखे तो HF बिहेव कर रहा है डाइपोल की तरह। तो यहां पर भी क्या है, ये आयन डाइपोल इंटरैक्शन है जो इस HF2 माइनस का यहां पर फॉर्मेशन करता है। तो यहां से आपको एक चीज तो रिएक्शन के प्रोडक्ट पता चले, दूसरा आयन डाइपोल इंटरैक्शन का यहां पर एग्जांपल से HF2 माइनस के फॉर्मेशन को भी हमने समझ लिया। एक और एग्जांपल है जो आयन डाइपोल का आपको पता होना चाहिए, वो एग्जांपल है NaHCO3 का। NaHCO3 की अगर बात करें तो ये डिसोशिएट करके देता है Na प्लस प्लस HCO3 माइनस। अब इसमें एक सवाल पूछा जाता है, अक्सर ये देखा गया है, ये सवाल पूछा जाता है कि Na प्लस की लोकेशन को बताएं, Na प्लस कहां प्रेजेंट होगा NaHCO3 में। तो NaHCO3 एक्चुअल में क्या है, Na प्लस और HCO3 माइनस की फॉर्म में होता है, और इस HCO3 माइनस की यहां पर बात करें तो जो HCO3 माइनस होता है यहां पर, ये एक्चुअल में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये HCO3 माइनस यहां पर पॉलीमर की फॉर्म में एक तरीके से एग्जिस्ट कर रहा होता है। यहां पर HCO3 माइनस आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ रहे हैं, यहां पर OH का एक बॉन्ड है, OH के बॉन्ड में आप जानते हैं ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन है, ये देखेगा इसके साइड में क्या है, एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन, तो ये पॉजिटिव हाइड्रोजन इस O माइनस के साथ इंटरैक्शन करेगा। अब इस इंटरैक्शन की मदद से क्या होगा, सारे के सारे HCO3 माइनस एक चेन का फॉर्मेशन कर देंगे। अब इस चेन के बनने के लिए भी अगर देखें तो यहां पर भी एक इंटरैक्शन है, कंप्लीट चार्ज यानी कि आयन और दूसरे पार्शियल चार्ज यानी कि इस डाइपोल के बीच। तो यहां पर इस चेन के बनने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है आयन डाइपोल इंटरैक्शन। अब सवाल था कि Na प्लस कहां पर एग्जिस्ट करेगा। दरअसल ये एक लीनियर चेन बनी HCO3 माइनस के मॉलिक्यूल की, इसके एग्जैक्टली नीचे एक और लीनियर चेन बनेगी
और जैसे ही दो चेन्स बनेगी तो बीच में यहां पर कहीं एक वॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस वॉइड के अंदर ही क्या होगा, Na+ एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर अगर Na+ की एग्जिस्टेंस का सवाल आ जाए तो वो भी आप बता सकते हैं वॉइड में प्रेजेंट होगा, या फिर सवाल आ जाए HCO3- के लीनियर चेन बनाने का, वो चेन कैसे बन रहा है, तो वो भी आप लोग यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आयन डाइपोल के जिनका आपको पता होना ही चाहिए, जिनकी मदद से आप सवालों के जवाब दे सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट इंटरैक्शन कौन सा है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन होता कैसे है। इंड्यूस्ड डाइपोल की अगर बात करें तो इंड्यूस्ड डाइपोल का कंसेप्ट तब आता है जब आपके पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। जैसे मान लीजिए यहां पर आपके पास पहले क्या था, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। नॉन पोलर का मतलब क्या है, इनिशियली इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। अब तुमने क्या किया, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बगल में एक आयन को रख दिया, एक कंप्लीट चार्ज को रख दिया। जैसे इस केस में हमने यहां पर क्या किया है, एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ खींचने की वजह से यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ग्रो होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ग्रो हो जाएगा। तो यहां पर अगर देखें तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। हमने क्या किया, एक कैटायन को प्लेस करके इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर डाइपोल को इंड्यूस कराया। तो इस तरह की डाइपोल को ही हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। चार्ज थे नहीं, लेकिन एटमॉस्फेयर में चेंज करने की वजह से हमने वहां पर चार्जेस को ग्रो करा दिया। इस तरह की डाइपोल को ही हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। और यहां पर जब ये पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव इंटरैक्ट करेंगे तो एक्चुअल में इंटरैक्शन होगा एक कंप्लीट चार्ज के आयन और दूसरे इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच, इसीलिए इस इंटरैक्शन को नाम दिया आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। अब इसी आयन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन को बेहतर समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। एग्जांपल्स की अगर बात करें यहां पर तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस एग्जांपल है स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइहैलाइड्स। ट्राइहैलाइड्स जो हम यहां पर पढ़ते हैं X3-, इन ट्राइहैलाइड्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। कैसे एक्सप्लेन करता है इस बात को समझो। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पर। ट्राइहैलाइड का मान लो मैंने एग्जांपल लिया I3-। सबसे पहले तो I3- में इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए सेंट्रल एटम के। सेंट्रल एटम आयोडीन है, हेलोजन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7। एक नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और होगा तो टोटल वैलेंस हो गए 8। अब कितने एटम सेंटर से जुड़े होंगे, जाहिर सी बात है एक अगर आयोडीन सेंटर का काम कर रहा है तो 2 आयोडीन, 3 में से 2 आयोडीन क्या करेंगे, साइड एटम की तरह बिहेव। तो साइड एटम के तौर पे, एटम अटैच के तौर पे 2 आयोडीन जुड़ेंगे सिंगल बॉन्ड से, तो एटम अटैच की वैल्यू हो गई 2। अब लोन पेयर निकालना है। लोन पेयर क्या होता है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस कितने थे 8, उसमें से कितने हमने यूज कर लिए, कितने की बॉन्डिंग हो गई 2 की। तो अनशेयर्ड पेयर कितना बचा, पेयर करने के लिए 2 से डिवाइड किया है। अनशेयर्ड पेयर यहां से आप देख सकते हो कितना बचा 3, तो लोन पेयर हो गए 3। अब हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारे पास एटम्स अटैच प्लस कितने उसके पास लोन पेयर है, दोनों वैल्यूज को ऐड करना होता है। एटम्स अटैच और लोन पेयर को ऐड कर दो। एटम अटैच 2 है, लोन पेयर 3 है, वैल्यू आ गई 5। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। तो I3- के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। इसका मतलब ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अगर 3 लोन पेयर के लिए बनाए तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके पास स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। 3 लोन पेयर कहां पर होते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे तीनों लोन पेयर आएंगे। एक्सियल के ऊपर क्या होगा, दोनों आयोडीन जुड़े हुए होंगे।
तो ये लीनियर शेप का यहां पर I3 माइनस का मॉलिक्यूल बनता है। अब इस मॉलिक्यूल के बनने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल क्या है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। कैसे रिस्पॉन्सिबल है? I3 माइनस एक्चुअल में बना कब? I3 माइनस तब बना जब एक I माइनस I2 मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करने लगा। इस I2 के साथ जैसे ही I माइनस इंटरैक्ट करता है तब हमारे पास I3 माइनस बनता है। अब I माइनस और I2 के इंटरैक्शन की अगर बात करें तो आप जानते हैं I2 नॉर्मली क्या होगा? नॉन पोलर। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, ये तो नॉन पोलर है। लेकिन जैसे ही माइनस चार्ज को रखोगे तो माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपेल होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव ग्रो होगा, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव ग्रो होगा, और ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे। तो इस इंटरैक्शन में देखें एक कंप्लीट चार्ज वाला आयन है और दूसरा डाइपोल था नहीं, हमने डाइपोल को इंड्यूस कराया। इस तरह की डाइपोल को ही क्या बोलते हैं? इंड्यूस डाइपोल। तो ये इंटरैक्शन क्या हो गया? आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। ये आयन इंड्यूस डाइपोल ही क्या करता है? ट्राइहेलाइड को बना रहा है। तो कौन सा ट्राइहेलाइड ज्यादा स्टेबल होगा? अगर ऐसे सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है? बस आयन इंड्यूस डाइपोल के इंटरैक्शन को देखना है। जिस भी केस में आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन सबसे ज्यादा होगा वो ट्राइहेलाइड क्या होगा? सबसे स्टेबल रहा होगा। अब मान लीजिए जो हम डिस्कस कर रहे थे ऐसा ही आपके सामने सवाल आ जाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज मोस्ट स्टेबल। आपको अलग अलग ट्राइहेलाइड दिए हैं और आपको बताना है कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर स्टेबिलिटी के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो कंपैरिजन कर लो F3 माइनस और I3 माइनस में, क्योंकि कंपैरिजन अगर टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट में कर लोगे तो पूरा एक ऑर्डर ही समझ में आ जाएगा। तो यहां पर कंपैरिजन अगर करें F3 माइनस का, तो F3 माइनस जैसा कि अभी बताया था ट्राइहेलाइड बना कैसे है? एक आयन F माइनस और F2 के इंटरैक्शन से। F2 पे मुझे पता है एक इंड्यूस्ड डाइपोल होगा और इनका आपस में इंटरैक्शन लग रहा है। I3 माइनस की अगर बात करें तो I3 माइनस में I माइनस है और दूसरी तरफ I2 का मॉलिक्यूल है और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर भी पार्शियल चार्जेस हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना, वो स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होगा, वो ट्राइहेलाइड ज्यादा स्टेबल होगा जहां पर ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन स्ट्रांग हो, और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन वहां पर स्ट्रांग होगा जहां पर ये पार्शियल चार्जेस ज्यादा बने। क्यों? क्योंकि कंप्लीट चार्ज का वैल्यू तो फिक्स है, यहां पर भी -1 है, यहां पर भी -1 है। अब क्लियरली इंटरैक्शन डिपेंड करेगा इस पार्शियल चार्ज की वैल्यू पर, और पार्शियल चार्ज बनाने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट करना। एक्चुअल में तुमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल किया है, डिस्टॉर्ट किया है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब रिपेल हुई तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाने की वजह से यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना। तो एक्चुअल में तुमने डिस्टॉर्शन किया है। अब जितना ज्यादा तुम डिस्टॉर्शन कर पाओगे उतना ज्यादा क्या होगा? पार्शियल चार्ज की वैल्यू होगी। जितना एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगा उतना ज्यादा पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो पार्शियल चार्जेस का वैल्यू डिस्टॉर्शन पे डिपेंड करेगा, और डिस्टॉर्शन उस मॉलिक्यूल का बेहतर हो पाएगा जिसका साइज ज्यादा है। फजान ने ये बात क्लियरली समझाया था कि पोलराइजेबिलिटी उस मॉलिक्यूल की ज्यादा होती है जिसका साइज ज्यादा हो, और पोलराइजेबिलिटी में हम करते क्या है? डिस्टॉर्शन ही तो करते हैं। तो डिस्टॉर्शन उसका ज्यादा होता है जिसका साइज बड़ा हो। क्यों होता है ऐसा? इस बात को हम समझ भी सकते हैं कि अगर हमारे पास एक छोटा मॉलिक्यूल है और एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो बड़े मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस का होल्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कम होगा। तो अगर यहां पर होल्ड कम होगा तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट कराना ज्यादा आसान है, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना डिस्टॉर्ट आप नहीं करा पाओगे। तो अगर चार्जेस की बात करें तो यहां पर जो ये चार्ज बनेंगे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये कुछ ज्यादा होंगे लेफ्ट वाले के कंपैरिजन में। ये छोटे मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में बड़े मॉलिक्यूल में जो चार्जेस बनेंगे वो ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्जेस का उतना अट्रैक्शन भी तो ज्यादा होगा। इसीलिए कई जगह पर हम कहते हैं कि I2 क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है
तो इसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ज्यादा है तो यहां पर डिस्टॉर्शन ज्यादा हुआ होगा। तो अगर यहां डिस्टॉर्शन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है यहां पर चार्जेस ज्यादा बने, और अगर चार्जेस ज्यादा बने तो यहां पर जो इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो यहां पर अगर फाइनल ऑर्डर की बात करें तो फाइनल ऑर्डर क्या होगा, F3 माइनस इसका जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है ये सबसे कम होगा, तो इस पे डिस्टॉर्शन सबसे कम, तो चार्जेस सबसे कम बनेंगे, तो इसके अंदर ये चार्ज का वैल्यू सबसे कम है तो इंटरेक्शन बहुत वीक होगा। इससे ज्यादा होगा Cl3 माइनस, उससे ज्यादा होगा Br3 माइनस में, और सबसे ज्यादा होगा I3 माइनस में। कारण क्या है, I2 का साइज सबसे बड़ा है। I2 का साइज अगर सबसे बड़ा है तो इसमें डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा होगी, और डिस्टॉर्शन ज्यादा होने का मतलब इंटरेक्शन और स्ट्रांग होगी, चार्जेस ज्यादा बनेंगे, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा। इसीलिए आप क्लियरली कहीं पर देखोगे भी, कहीं बुक्स लिखती भी है कि बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है। काफी केसेस में, हर केस की बात नहीं कर रहा हूं, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, बिकॉज मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी बढ़ेगा जिससे डिस्टॉर्शन बढ़ती है। तो यहां से ही हमारा मॉलिक्यूलर वेट वाला कंसेप्ट भी आप लगा सकते हो बॉइलिंग पॉइंट में। अब नेक्स्ट इंटरैक्शन की अगर बात करें तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, या फिर इसी इंटरैक्शन को बोलते हैं कीजम फोर्सेस। कीजम फोर्सेस भी इसी का नाम होता है। अब डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता कैसे है, इस बात को अगर समझे तो डाइपोल आप जानते हैं ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे एंड पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दोनों एंड पर अपोजिट चार्जेस हो, और कैसे होंगे, पार्शियल चार्ज। दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर भी क्या है, दो पार्शियल चार्ज। तो ये दोनों के दोनों क्या है, डाइपोल है, दो चार्जेस सेपरेट हो गए एक दूरी से। अब ये डाइपोल आपस में अगर इंटरैक्शन करेंगे तो इस तरह की इंटरैक्शन को क्या बोल रहे हैं हम, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, या फिर इसी को कीजम फोर्सेस भी बोला। अब ये जो इंटरैक्शन है डाइपोल डाइपोल का, ये इंटरैक्शन दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं। ये इंटरैक्शन दो तरीके से लग सकता है, या तो इंटरैक्शन लग सकता है हेड टू टेल, या फिर ये इंटरैक्शन लग सकता है एंटी पैरेलल। दो तरीके से ये इंटरैक्शन लगता है, या तो हेड टू टेल लगता है या फिर एंटी पैरेलल। कैसे लगता है इस बात को समझो। मान लो मैंने एक डाइपोल बनाया ए एटम और बी एटम को यूज करके, ए एटम और बी एटम लिया और एक डाइपोल को बनाया, और कंडीशन दे दी कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो यहां पर डाइपोल बनेगा, तो बी पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, ए पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो इस डाइपोल को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, दोनों को पढ़ेंगे। हेड टू टेल इंटरैक्शन में क्या होगा, हेड टू टेल इंटरैक्शन में ए बी का एक मॉलिक्यूल है, इसके एग्जैक्टली पीछे एक और मॉलिक्यूल होगा ए बी का। अब मान लो इस डाइपोल का हेड है ए, और ए पे चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव, बी पे चार्ज है पार्शियल नेगेटिव, बी क्या होगा, टेल। दूसरे मॉलिक्यूल में फिर से ए हेड है और बी क्या है, टेल। तो ये जैसे ही दो डाइपोल को रखोगे तो पहले वाले डाइपोल का टेल दूसरे वाले के हेड के साथ इंटरैक्ट करेगा, और इसी तरह के डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन को क्या बोल दिया हमने, हेड टू टेल इंटरैक्शन, जो आप लोग इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। डाइपोल डाइपोल का ही सेकंड पार्ट हो सकता है, सेकंड तरीका जिस तरह से ये वर्क कर सकता है वो है एंटी पैरेलल। यहां पर क्या होगा, दो डाइपोल एक दूसरे के एंटी पैरेलल प्रेजेंट होंगे। मान लो यहां पर ए बी है तो इसके एंटी पैरेलल हो जाएगा बी ए। अब ए पे चार्ज था पार्शियल पॉजिटिव, बी पे नेगेटिव, तो यहां पर अगर देखें तो जैसे ही दो एंटी पैरेलल डाइपोल होंगे तो ये भी क्या करेंगे, आपस में इंटरैक्शन शो करेंगे। तो डाइपोल डाइपोल हेड टू टेल भी लग सकता है, और इसके अलावा वो एंटी पैरेलल तरीके से भी लग सकता है। अब तुम्हें डाइपोल डाइपोल में किस चीज का ध्यान रखना है, आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जब भी आप डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन को स्टडी करें, HF के केस में या फिर वाटर के केस में या फिर NH3 के केस में,
तो इन तीनों केसेस में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन को ही हम एक नया नाम दे देते हैं, जिस नाम को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इसको अलग नाम देने का कारण क्या है तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन ही, लेकिन हमने इसे अलग नाम दे दिया यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। सबसे पहले तो ये समझो इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों कहा, एक एग्जांपल की मदद से। मान लो मैं यहां HF के एग्जांपल की मदद से समझाता हूं इसे अलग नाम देने का कारण क्या है। HF की अगर बात करें यहां पर, तो दो HF के मॉलिक्यूल मान लो इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब HF में जानते हो आप हाइड्रोजन के साथ एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन लगा है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से यहां पर पार्शियल नेगेटिव बहुत ज्यादा बनेगा। दूसरी तरफ जितना ज्यादा पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन पे बनेगा तो हाइड्रोजन पे भी तो उतना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि ओवरऑल तो मॉलिक्यूल हमेशा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फ्लोरीन की, इसीलिए पार्शियल नेगेटिव ज्यादा। तो दूसरी तरफ डेफिशिएंसी भी उतनी ज्यादा ही होगी हाइड्रोजन पे, तो इसका पार्शियल पॉजिटिव भी उतना ही ज्यादा होगा। अब ये आपस में क्या करेंगे, फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर एक्चुअल में क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने लग जाएगा। क्यों करेगा अट्रैक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अब इस तरह की यहां पर भी अगर देखें तो दो डाइपोल आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, इस तरह के डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन को हम क्या बोलने लग गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों बोला, क्योंकि इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ था वो बहुत ज्यादा था। इस इंटरैक्शन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ था वो बहुत ही ज्यादा था, तो वीक फोर्सेस में सबसे स्ट्रांग होने की वजह से इस डाइपोल डाइपोल को अलग से हमने नाम दे दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट, HF के केस में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ आया ये ऑलमोस्ट कोवेलेंट बॉन्ड के इंटरैक्शन के बराबर था। कोवेलेंट बॉन्ड में जो इंटरैक्शन होता है इसके ऑलमोस्ट बराबर था इस HF का इंटरैक्शन, इसीलिए इसको अलग से नाम दे दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और याद रखना वीक फोर्सेस में सबसे स्ट्रांग हो जाता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कब लगेगा, जब भी हाइड्रोजन के साथ एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ हो। अब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा हो सकता है, हो सकता है नाइट्रोजन हो सकता है ऑक्सीजन हो या फिर फ्लोरीन। अगर इन तीनों में से कोई भी एटम हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पर भी होगी वीक फोर्सेस में सबसे स्ट्रांग चली जाएगी। ठीक है, अब आइए इसी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन को कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। वैसे तो यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक और एग्जांपल जैसे कि HCl का आप ले सकते हो। HCl की अगर बात करें तो दोनों एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो क्लोरीन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक और मॉलिक्यूल HCl का लिया, हाइड्रोजन पे अगेन पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव। अब ये दोनों मॉलिक्यूल जब आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो दो परमानेंट डाइपोल जब भी आपस में इंटरैक्ट करेंगी तो इस तरह के इंटरैक्शन को ही हम क्या बोल रहे हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। बस इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उससे बॉइलिंग पॉइंट पे सीधा सीधा असर होगा। कैसे, इस बात को इस एग्जांपल से समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, किस स्पीशीज का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिकतम होगा, ये सवाल है। तो इस सवाल को करने के से पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। बॉइलिंग के दौरान हम करते क्या है, बॉइलिंग के दौरान एक्चुअल में हमें कोई सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में दिया होता है, हम इस सब्सटेंस को हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, एटम्स अपने इस इंटरैक्शन को, लिक्विड के अंदर इंटरैक्शन तो होंगी मॉलिक्यूल्स के बीच, तो ये मॉलिक्यूल अपने आपस के इंटरैक्शन को तोड़कर क्या करते हैं, वेपर फेज की तरफ जाते हैं। और वेपर फेज में जाने के बाद जब इन वेपर्स का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां से अगर आप एक बात को समझो तो बॉइलिंग पॉइंट उस केस में सबसे ज्यादा होगा जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेंगे। क्यों,
क्योंकि अगर कहीं पर मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो हमें हीट ज्यादा देनी पड़ेगी इस इंटरैक्शन को तोड़ने के लिए। हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हीट देके इस इंटरैक्शन को तोड़ रहे हैं। तो हमें जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है वहां पर ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और ज्यादा हीट देने का मतलब है ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर पे अगर चीजें बॉयल ऑफ हो रही हैं तो इस बात का सीधा सा मतलब है उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। कब बढ़ेगा, जब उनका इंटरैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो। तो मॉलिक्यूल्स का अगर अट्रैक्शन ज्यादा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। तो बस यहां पर अब इंटरैक्शन को देख लेते हैं। इंटरैक्शन अगर HF के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो HF के मॉलिक्यूल के केस में जो इंटरैक्शन है वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। HCl की अगर बात करें तो HCl में इंटरैक्शन कैसा है, डाइपोल डाइपोल। HBr की और HI की अगर बात करें तो इन दोनों में भी जो इंटरैक्शन है वो कैसा है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अब मैं जानता हूं एक केस में इंटरैक्शन कैसा आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, और बाकियों में डाइपोल डाइपोल है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन किसका होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और इंटरैक्शन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी मॉलिक्यूल्स को वेपर फेज में भेजने के लिए। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, HF का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसी बात को, इसी तरीके को एक और बात से समझो, एक और एग्जांपल से समझो। मान लो तुम्हें कंपेयर करना है बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों स्पीशीज का, Br2 और ICl का। अब Br2 और ICl का अगर कंपैरिजन करें तो मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी कि मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से भी आप कंपेयर कर सकते हो कि मॉलिक्यूलर वेट बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑलमोस्ट हर केस में ये बात वैलिड है, कुछ लिमिटेशन है वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन बाकी सारी जगह तो मॉलिक्यूलर वेट बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली है। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से करें तो यहां पर तुम्हें क्या दिया हुआ है, हेलोजन फैमिली के कुछ कंपाउंड दिए। हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। एक तो तुम्हें ब्रोमीन को यूज करते हुए Br2 दिया है, Br2 का मॉलिक्यूल दिया हुआ है। दूसरा तुम्हें दिया है इंटर हेलोजन कंपाउंड I और Cl का। अब I और Cl की अगर देखें तो एक तो हमने एटम लिया ब्रोमीन के ऊपर वाला और एक एटम लिया ब्रोमीन के नीचे वाला। तो अगर मैं इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट कंपेयर करूं तो Br2 और ICl का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर वेट है। तो यहां पर मैं मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से तो बॉइलिंग पॉइंट को जज नहीं कर सकता। दूसरी चीज के हिसाब से अगर देखूं तो Br2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि ICl एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब मैं जानता हूं इंटरैक्शन पोलर और नॉन पोलर में देखें तो पोलर में इंटरैक्शन ज्यादा होती है, नॉन पोलर में इंटरैक्शन कम होती है। तो क्योंकि पोलर में इंटरैक्शन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होगा, ICl का। तो यहां पर इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो एस ब्लॉक के पहले लेक्चर में हमने सबसे पहले तो ये जाना कि क्या क्या हमें पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है। दूसरा, हमने यहाँ पर वीक फोर्सेस को पढ़ना शुरू किया। यहाँ पर वीक फोर्सेस के कुछ टाइप्स को हमने देख भी लिया है और उसके हिसाब से हमने थोड़ा बहुत समझ लिया कि किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट का पूरा कंपैरिजन करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट को फिनिश करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।